हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे लाइट एनर्जी, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। 2-3 डेज से तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पार्ट 2। यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और जो भी आपको अदर सब कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। 8th क्लास के और सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये फिजिक्स रिमेनिंग है। इसमें भी 2-3 चैप्टर्स और हैं आपके, वो भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे एंड आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। देयर आर 2 लॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए 2 लॉज होते हैं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। जो आपका मान लीजिए प्लेन है, ठीक, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे होती है आपकी जो पड़ रही है, ये नॉर्मल हम मानते हैं, इमेजिन करते हैं, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। पहला लॉ यही बोलता है, तो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया आपका, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, है ना, तो तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये होता है आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर आपको एक पेयर दिया हुआ है मीडिया का, मान लीजिए एयर और ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, ये पेयर हो गया ना मीडिया का, मीडियम्स जो होता है आपके। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका प्लेन से एंगल ऑफ क्या बन रहा है, रिफ्रैक्शन बन रहा है, तो ये जो आता है आपका हमेशा कांस्टेंट आता है, जिसको हम एन नाम देते हैं। और इस कांस्टेंट का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डेंसर मीडियम का। किसका होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डेंसर मीडियम का होता है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय डब्ल्यू स्नेल। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉ था, ये सेकेंड वाला जो लॉ था, ये डब्ल्यू स्नेल ने दिया था, और इसीलिए हम इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोल रहा है? द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द 2 मीडिया। ये जो फिनोमिनन होता है, जो प्रोसेस होती है रिफ्रैक्शन की, जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, पास होती है, तो वो किस वजह से होती है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। क्योंकि आपके डिफरेंट मीडियम्स जो होते हैं उनमें स्पीड जो होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। सबसे हाई स्पीड से लाइट जो ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, जो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन एनी अदर मटेरियल इट्स स्पीड इज़ लेस देन दैट इन वैक्यूम। और अगर हम किसी और मटेरियल की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम से कम आती है। ओके, वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन होता है किसी भी मीडियम का, तो आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या? एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट की स्पीड जो आपको मीडियम दिया गया है उसमें कितनी है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है सेम क्वांटिटीज़ का। सेम क्वांटिटी लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड आ गया दोनों, ठीक है, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो आपका हमेशा यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट, बट आपको ये नोट करना है, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वैक्यूम। और स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, सो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। इसीलिए किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ग्रेटर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या? जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, तो उतनी ही ज़्यादा लाइट उस मीडियम में आपकी क्या करेगी? बेंड करेगी। क्या बोल रहा है? द ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का जितना ज़्यादा बड़ा क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से, मतलब उतनी ही ज़्यादा स्पीड नहीं, सॉरी, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग होगी लाइट की उस मीडियम में। ठीक है, आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया है।
अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल दिया हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, वाटर का होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5, अल्कोहल का होता है 1.36, डायमंड का 2.42, आइस का 1.31, कैरोसिन का 1.44, बेंजीन का होता है 1.5। तो ये कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर आप पता लगा सकते हैं कि डायमंड हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का सबसे ज़्यादा है 2.42, देख रहे हैं ना। तो लाइट अंडरगोज मैक्सिमम डेविएशन एज इट पासिस थ्रू डायमंड। जैसे ही लाइट डायमंड से अगर आप पास करवाते हो तो बहुत ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। क्या, अब आपको लाइट का रिफ्रैक्शन देखेंगे हम इस टॉपिक में। कैसे, एक पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से, ये इस तरीके से प्रोसेस हो गया आपका, ये पैरेलली साइडेड है ना ग्लास स्लैब। उससे हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब से पास करती है, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इससे रे निकलती है ना वो पैरेलल आती है, किसके, इंसिडेंट रे के पैरेलल आती है। इस पॉइंट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम देखिए क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब ABCD ऑब्लिकली। क्या, ये आपका ग्लास स्लैब है ABCD, इसमें से ऑब्लिकली क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट पास कर रही है। लेट, क्या बोल रहा है आगे, लेट द रे ऑफ लाइट PM फॉल ऑन सरफेस AB। ये जो लाइट आपकी PM पड़ रही है वो AB पर पड़ रही है पहले, ठीक है। लेट KMQ बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो KMQ हो गया इंसिडेंस के पॉइंट पर, यहाँ पर ये नॉर्मल बन गया, इंसिडेंस पॉइंट ये वाला हो गया ना आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंस रे PM एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, अब आपके पास यहाँ पर मीडियम क्या दिया हुआ है, ये एयर है, अब ये ग्लास है, ठीक, ग्लास स्लैब भी तो लिया हमने। तब ये जो रे है आपकी PM, ये आपकी एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक। तो इसमें डेविएशन आएगा एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बट ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये लेसर टू हायर उसमें जा रही है, ये डेंसर मीडियम में, ठीक है। सो आगे क्या बोल रहा है, इट ट्रेवल्स अलॉन्ग MN इन द ग्लास स्लैब। तो MN के रास्ते जाएगी, आप जहाँ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं MN रास्ता ये कवर करेगी, ठीक। एट द सरफेस CD, अब यहाँ पर ये CD वाला सरफेस आ गया। इट स्ट्राइक्स एट N, ये N से स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक किया इस रे ने, एंड फिर से ये स्लैब से बाहर आ गई एयर में वापस। नाउ लेट L and T बी दी नॉर्मल, अब यहाँ पर L and T नॉर्मल पॉइंट हो गया, ठीक है। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर रे MN ट्रैवलिंग इनसाइड द ग्लास स्लैब। द रे कम्स आउट एट N, रे जो है वो N पॉइंट पर बाहर आएगी एंड NR के अलॉन्ग क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। सिंस इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम दैट इज ग्लास टू रेयर मीडियम, अब ये जो रे थी आपकी वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक। पहले क्या था, रेयर से डेंसर मीडियम में आई थी तो टुवर्ड्स हुई थी, बट अब आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। NR इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे एंड TNR इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। NR इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए NR, ये NR आपकी इमर्जेंट रे हो गई, एंड ये जो है आपका TNR ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, जहाँ से ये बाहर निकली, ठीक। नाउ इट हैज़ बीन फाउंड प्रैक्टिकली दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या, ये प्रैक्टिकली ये देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है, ठीक। सो द इमरजेंट रे NR इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इसीलिए जो इमरजेंट रे है आपकी कौन सी, आपकी NR, वो हमेशा पैरेलल आएगी किसके, PM के, दैट मीन्स इंसिडेंट रे के। सो ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, इसलिए ग्लास स्लैब से जब लाइट पास ऑन करती है तो इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल आती है इमरजेंट रे के। दो इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस, चाहे हल्का सा डिफरेंस होता है, मतलब अपनी पोजीशन के से हल्की सी दूर होती है। द डिस्टेंस D बिटवीन द टू इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों रेज यानी कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आ गई है। हमारा न्यू टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म।
प्रिज्म के थ्रू हम लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे देख सकते हैं। वी हैव स्टडीड दैट व्हेन लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि जब एक लाइट जो है, जब लाइट रे ऑफ लाइट है वो एक ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो इमर्जेंट रे जो होती है वो इंसिडेंट रे के नॉर्मल आती है। क्या? इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के नॉर्मल नहीं, सॉरी, पैरेलल आती है। द रीज़न फॉर दिस इज दैट द अपोजिट सर्फेसेज ऑफ द ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या इसका रीज़न क्या है? पैरेलल क्यों आती है? क्योंकि अपोजिट सर्फेसेज जो थे ग्लास स्लैब के वो पैरेलल थे एक दूसरे के। जैसे ही आपका ग्लास स्लैब था तो इसके अपोजिट सरफेस हो गए ना, एक दूसरे के पैरेलल थे, तो जो आपकी इमर्जेंट रे थी और जो इंसिडेंट रे थी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आए। ठीक, यही चीज़ तो बोल रहा है। वॉट वुड हैव हैपन्ड इफ द अपोजिट फेसेस वर नॉट पैरेलल। क्या होता अगर ये दोनों अपोजिट फेसेस जो थे वो पैरेलल नहीं होते? ठीक, दैट इज दे वर इंक्लाइंड एट सम एंगल, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, कुछ एंगल बन रहा होता है ना। वी शैल डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। अब हम ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म वेयर द फेसेस आर इंक्लाइंड, जहाँ पर फेसेस जो हैं इसके कैसे हैं? इंक्लाइंड हैं। ठीक है, अ ग्लास प्रिज्म क्या होता है? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ ग्लास। ये ग्लास का ब्लॉक होता है हुज बेस, जिसका बेस क्या होता है? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका बेस कैसा होता है आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। एंड द फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर जो होते हैं इसके प्रिज्म के फेसेस। ये आपका ग्लास प्रिज्म है जिसका बेस आप ट्राइंगुलर है और ये इसका जो फेस है वो कैसा है? आपका रेक्टेंगुलर है। द एंगल बिटवीन द टू प्लेन रेक्टेंगुलर फेस सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टू प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, दो प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या? जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, फिर आगे बोल रहा है अ प्रिज्म में हैव मोर देन 3 फेसेस। एक प्रिज्म में एक 3 से ज़्यादा फेस हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्राइंगल है तो 3 फेस तो होंगे होंगे, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 4, 5, 6 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट द फेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट मस्ट नॉट बी पैरेलल टू द फेस फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस। लेकिन उसमें एक कंडीशन आपकी ये आ जाती है कि जिस फेस पर लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट रे जिस पर आएगी, वो आपके जहाँ से इमर्ज होगी ना वहाँ के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ये इंसिडेंट रे पड़ी। ठीक, इसने ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से यहाँ आ गई, ये पैरेलल नहीं है, ऐसे जानी चाहिए थी बट ये ऐसे नहीं आई, ऐसे गई है। नाउ लेट अस स्टडी अ सिचुएशन वेयर लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म से ये लाइट पास कर रही है, ऐसी एक कंडीशन अब हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या बोल रहा है? लेट अस कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन ABC ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म वेयर अ लाइट रे PQ इज इंसिडेंट ऑन इट्स फेस AB एट एन एंगल I। क्या? अब एक क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करेंगे ABC का, जो एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, जहाँ पे क्या होगा? एक लाइट रे PQ वो AB के फेस पर पड़ रही है इंसिडेंट में। ठीक है, इंसिडेंट एंगल बना रही है, सॉरी इंसिडेंट रे बना रही है और AB पर पड़ रही है, यानी कि ये आपका वो हो गया ABC, AB पर ये इंसिडेंट रे पड़ रही है। ठीक, कौन सी है? इसका नाम क्या है आपका? PQ, और इसने क्या बना लिया? एंगल I बना लिया, ये वाला। ठीक, द रे ऑन एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म इज रिफ्रैक्टिव एंड ट्रेवल टूवर्ड्स QR इन द प्रिज्म। ठीक, क्या बोल रहा है? ये देखा हमने अभी, इंसिडेंट रे आपकी यहाँ पड़ी, फिर ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ तक गई QR से। ठीक, फिर क्या होगा? और दिस रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक्स द फेस AC। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये इस वाले फेस से क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी R पर। ठीक, R पर स्ट्राइक करी एंड अगेन सफर्स रिफ्रैक्शन एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि एक ग्लास था, अब फिर ये वापस एयर में जा रही है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो इमर्जेंट रे निकलेगी ट्रेवल्स टुवर्ड्स RS मेकिंग एन एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये RS की तरफ इस तरीके से आएगी, पैरेलल तो जाएगी नहीं। ठीक है, RS की तरफ आएगी और ये बना लेगी आपका एंगल ऑफ इमरजेंस व्हेन SR इज एक्सटेंडेड। अब आपने ये SR को एक्सटेंड किया। ठीक, इस SR को, सॉरी, ये इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो पीछे आएगी, एक्सटेंड किया। इट मीट्स द एक्सटेंडेड रे PQ एट M। ये जो आपने PQ करी थी ना, इसकी ये मीट करेगी यहाँ पर, इस पॉइंट पर M पर। ठीक, मेकिंग एन एंगल D, और यहाँ से क्या बन जाएगा? एंगल D बन जाएगा आपका। अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या करा? ये आपका प्रिज्म था, यहाँ से इंसिडेंट रे पड़ी, यहाँ से पहले एयर थी, ठीक, फिर ग्लास में गई, फिर एयर में आई, तो एयर से आई इस फेस पर पड़ी तो ये QR ट्रैवल रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ग्लास से एयर में गई फिर से ये रे, तो इमरजेंट रे बनी, ये इमरजेंट रे हो गई ये वाली।
और ये एंगल ऑफ इमरजेंस बना लिया और इधर बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ठीक। अब आपसे बोल रहा है आपने क्या कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक, और इधर से आपने ये वाली रे एक्सटेंड कर दी, तो ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं एम, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, इतने एंगल से ये डेविएट करी रे, ठीक। एंगल डी, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ इफ पी इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर पी को हम प्रिज्म का एंगल बोल देते हैं, देन इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, और एक्सपेरिमेंट के साथ ये पता लगाया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे दैट इमरजेंट रे इज बेंट टुवर्ड्स दी बेस ऑफ द प्रिज्म, आप ये नोट करेंगे कि जो इमरजेंट रे है वो प्रिज्म के बेस की तरफ ही तो वो हुई थी आपकी बेंड, यहाँ से ऐसे गई फिर इस तरफ आ गई, तो बेस जो था इसका यहाँ था, इस तरफ ही तो बेंड हुई है रे। इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिज्म, ये प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इट बेंड्स रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, की ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये रे ऑफ लाइट को अपने ही तरफ, अपने बेस की तरफ क्या कर लेती है, बेंड कर लेता है ये प्रिज्म। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है और लेंसेज बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये ग्लास प्रिज्म का भी टॉपिक समझ में आ गया है, नहीं आया कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन पास्ड a narrow beam of light through a prism and found that the light had been split into a band of 7 colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। तो जो महान साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या करा, एक नैरो बीम ली लाइट की, उसे पास किया एक प्रिज्म से, और ये देखा कि लाइट जो थी वो एक बैंड में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, ठीक है, और उसमें 7 कलर्स देखे गए। और 7 कलर्स कौन कौन से थे, विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वाइट कलर कौन सा लिया था, लाइट, सनलाइट इज द कंपोजिशन ऑफ दीज 7 कलर्स, जो हमारी सनलाइट होती है वो इन्हीं 7 कलर्स का कंपोजिशन होती है। द बैंड ऑफ दीज 7 कलर इज नॉन एज स्पेक्ट्रम, और ये जो 7 कलर्स का बैंड बनता है ना, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन यानी कि बिखर जाना, तो वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज दैट ईच कलर हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बेंडिंग प्रॉपर्टीज। ये जो डिस्पर्जन होता है लाइट का, ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक कलर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बेंडिंग प्रॉपर्टीज अपने हर एक कलर की खुद की होती है कि वो कितना बेंड करेंगे, ठीक है। व्हेन, कब, व्हेन द रे लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है, उसमें जितने 7 कलर्स पाए जाते हैं उनकी खुद की बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना बेंड करेंगे जब वो रे ऑफ लाइट जो है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी, ट्रांसफ़र होगी। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मान लीजिए लाइट रे जो है वो आपकी एयर से प्रिज्म में जा रही है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू लाइटर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक। दिस बेंडिंग प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। लाइट, ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है ना लाइट की, क्या कि जब लाइट लाइटर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, और डेंसर टू लाइटर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं ना लाइट के, उनके लिए डिफरेंट होती है। रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, रेड कलर आप देख रहे हैं ना, सबसे कम डेविएट हुआ है, ये सबसे कम क्या हुआ है, डेविएट हुआ है। और जो आपका वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, बिकॉज रेड कलर लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्पीड थी, और जो आपका वॉयलेट कलर था उसकी मिनिमम क्या थी, स्पीड थी, ठीक। इसीलिए ये रीज़न था आपका कि हर एक कलर की खुद की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्पर्जन स्पीड होती है, बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है। अब आगे बोल रहा है, इफ अनदर आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन नियर द फर्स्ट प्रिज्म सो दैट दीज 7 कलर्स कैन एंटर इनटू द सेकंड प्रिज्म, then you will find that all the 7 colors are merged together and white light is obtained as shown in the following figure। अभी तक आपने क्या किया था, ये white light थी सन की जो थी, ठीक, ये आपने प्रिज्म से पास करी तो एक स्पेक्ट्रम बन गया 7 कलर्स का, जिसे हमने विबग्योर से याद किया। अब आपने आगे क्या किया, एक और ऐसा ही प्रिज्म लिया और उसे इन्वर्टेड रख दिया ऐसे,
ठीक, अपसाइड डाउन रख दिया, उल्टा करके ऐसे रखा, और यही जो लाइट का स्पेक्ट्रम बना था इसे अगर हम इसमें से फिर से पास करेंगे तो क्या होगा, ये इकट्ठी हो जाएंगे और फिर से आपको वाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक, ये होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अब इसी के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक है रेनबो का। यू ऑलमोस्ट हैव सीन रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन हैज स्टॉप्ड ड्यूरिंग डे टाइम। जब दिन में बारिश रुक जाती है तो अक्सर आप सभी लोगों ने बारिश में आसमान में रेनबो देखा होगा। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में थोड़ी थोड़ी जो बूंद रह जाती हैं उनमें से ये प्रिज्म का काम करती हैं। ये जो बूंद होती है ना, ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, ये प्रिज्म का काम करती हैं, और जब इनमें से सनलाइट पास होती है तब आपका रेनबो बन जाता है। ठीक, दीज टीनी ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स एंड डिस्पर्स द वाइट सनलाइट पासिंग थ्रू दैम। ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और जब वाइट सनलाइट इनमें पास होती है तो वो क्या कर देती है, उसे उस लाइट को डिस्पर्स कर देती है। द इमर्जिंग लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स एंड वी सी अ रेनबो इन द स्काई। जो इमर्जिंग लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक, और हमें स्काई में रेनबो देखने को मिलता है, सेम एज इट। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये पार्ट 3 में स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।